कहानी है गुस्सैल लड़की। संगीता बचपन से ही दबंग और दम्भी स्वभाव की लड़की थी। इसलिए शादी के लिए आए अच्छे घरों के रिश्तों में मीन मेख निकालकर बड़ी बेरुखी से ठुकरा देती। माँ को अग्नि के सुपुर्द करके मैं लौटी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। शमशान पर लिखे शब्द अभी भी मेरे दिमाग पर अंकित थे। यहाँ तक लाने का धन्यवाद। बाकी का सफर हम खुद तय कर लेंगे। माँ तो परम शांति की ओर महाप्रस्थान कर गईं और मुझे छोड़ गईं इस अकेली जिंदगी से जूझने के लिए। माँ थी तो मुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा प्रतीत होता था। शाम को जब तक मैं ऑफिस से न लौटती, उनकी सूनी आंखें मुझे खोजती रहती और मुझे देखकर अपना सारा प्यार उड़ेल देती। मैं भी माँ को सारे दिन के कार्यक्रमों को बताकर अपना जी हल्का कर लेती। ऑफिस में अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मुझे एक चेहरा ओढ़ना पड़ता था, पर घर में तो मैं माँ की बच्ची थी। हट भी करती और प्यार भी। पर अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद ऑफिस के केबिन में बैठकर मैं सामने दीवार पर देखने लगी तो मन में ख्याल आया कि पापा के फोटो के साथ माँ की भी फोटो लगा दूं। इतने में दरवाजा खोलकर मेरे निजी सचिव ने आकर बताया कि कुछ जरूरी कागज साइन करने हैं जो टेबल पर ही रखे हैं। वर्मा जी, मेरी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है। मैं अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। अभी तो माँ को गुजरे 4 दिन भी नहीं हुए हैं और इतना कहकर मैं भावुक हो गई। सॉरी मैडम, मुझे इस समय ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहकर वह वापस जाने लगे। वर्मा जी 1 मिनट, कहकर मैंने उन्हें रोका और पूछा, अच्छा ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू कब है? मैडम, चेयरमैन साहब खुद इस इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं। आप कोई भी डेट, मेरा मतलब है जब भी आप कहेंगी मैं उन्हें बता दूंगा, कहकर वर्मा जी चले गए। हमारी मल्टीनेशनल कंपनी देश की 5 बड़ी ब्रांचों के लिए कुशल मैनेजर रखना चाहती थी। 6 महीने से चल रहे ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू अब निर्णयात्मक दौर में थे। उनका वार्षिक पैकेज भी 10 लाख रुपए का था, यानी मुझसे आधा। चेयरमैन को तो इस इंटरव्यू में आना ही चाहिए। मैं अनमने और भारी मन से एक एक पत्र देखने लगी। मन कहीं भी टिक नहीं रहा था। माँ की भोली सूरत बार बार आंखों के सामने तैर जाती। मैंने सारी फाइलें बंद कर दी और अपने सचिव को बताकर घर चली आई। रिश्तेदार सगे संबंधी सब एक एक करके जा चुके थे। मिनी अपना काम समेटकर टीवी देख रही थी। शायद उसे इसका एहसास नहीं था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। उसे टीवी के पास बैठी देखकर मैं एकदम झल्ला गई और अपना सारा गुस्सा उस पर ही उतार दिया। फिर निढाल होकर पलंग पर पसर गई। थोड़ी देर में मिनी चाय बनाकर ले आई। मुझे इस समय सचमुच चाय की ही जरूरत थी। वह चाय मेज पर रखकर बोली, मेम साहब, आप ही बताएं, मैं सारा दिन यहाँ अकेली क्या करूँ? माजी और मैं इस समय टीवी ही देखा करते थे। आपको पसंद नहीं है तो अपना घर खुद ही संभालिए, कहकर वह तेजी से चली गई। मेरे क्रोध और धैर्य की सीमा न रही। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे कुछ कह सके, मेरी बात काट सके। वह इस बात पर मेरा काम छोड़ भी देती तो मैं उसे रोकती नहीं, चाहे बाद में मुझे कितनी ही परेशानी होती। झुककर बात करना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था। बचपन से आज तक मैंने वही किया जो मेरे मन को भाया। जिससे सहमति नहीं बन पाती, उससे मैं किनारा कर लेती। चाय पीने के बाद भी मुझे चैन नहीं आया। मैं बदहवास एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना मकसद घूमती रही। मुझे लग रहा था कि माँ की आकृति कहीं आसपास ही तैर रही है। मैंने माँ की तस्वीर पापा की तस्वीर के साथ लगा दी। उनकी फोटो पर लगे गेंदे के फूल मुरझाकर पापा की तस्वीर पर लगे नकली फूलों की शक्ल ले रहे थे। मैं माँ की तस्वीर के पास जाकर उन्हें देखती रही और फिर बीते दिनों के ऐसे तहखाने में जा पहुंची जहां बहुत अंधेरा था। पर अंधेरा भी मैंने ही किया हुआ था, वरना ये दोनों तो मेरे जीवन में उजाला करना चाहते थे। मुझे अपना खोया हुआ बचपन याद आने लगा और मैं अपने ही अतीत के पन्नों को एक एक कर पलटने लगी। इकलौती संतान होने के कारण माँ और पापा का सारा प्यार मेरे ही हिस्से में था। जब भी पापा को कोई मेरे लड़की होने का एहसास करवाता, पापा हंसकर कहते कि यही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी भी। उन्होंने मेरी परवरिश भी मुझे बहुत सी स्वतंत्रता देकर अलग ढंग से की थी। माँ जब भी मुझे किसी लड़के के साथ देखती या देर शाम को घर आते देखती तो अच्छा बुरा समझाने लगती और पापा एक सिरे से माँ की बात को नकार देते।
स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया। साथ ही दूसरे वह सभी काम सीख लिए जो पुरुषों के दायरे में आते थे। मैं किसी भी तरह खुद को लड़कों से कम नहीं समझती और न ही उनको अपने ऊपर हावी होने देती थी। मेरे इस दबंग और अक्खड़ स्वभाव के कारण कई लड़के तो मेरे पास आने से भी डरते थे। एक बार मैं कॉलेज टीम के साथ टेबल टेनिस का मैच खेलने सहारनपुर गई थी। रात को खाने के समय बातों बातों में मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया तो उस लड़के के कंधे पर हाथ रख कर मैं बोली, एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं और न ही मुझे आम लड़कियों की तरह हल्के में लेना। दोबारा मेरे साथ नाम जोड़ने की कोशिश भी मत करना। वह लड़का तो चुपचाप वहां से चला गया पर मेरी अंतरंग सहेली वीना ने मुझसे कहा, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है संगीता। उसने कौन सी तेरे साथ बदसलूकी की है? प्रपोज ही तो किया है। तू विनम्रता से इनकार कर देती। बात बात पर ऐसा रौद्र रूप दिखाना ठीक नहीं है। यह बात हमारे कॉलेज में दावानल की तरह फैल गई। मेरा कद 2 इंच और बढ़ गया। उसके बाद फिर किसी लड़के ने मेरी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं की। एमबीए करने के बाद मुझे एक से एक अच्छे ऑफर आने लगे। मैं भी दिखा देना चाहती थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। पापा का वरदहस्त तो सिर पर था ही। जहां मेरे साथ पढ़े लड़कों को 20,000 के ऑफर मिले, मुझे 45,000 का ऑफर मिला था। पापा को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं अभी ठीक से सेटल नहीं हुई थी। वैसे भी मुझे अपने लिए एक ऐसा घरवर ढूंढना था जो मेरी बराबरी और विचारों के अनुकूल हो। मैं पापा के अनुरोध को टालना भी नहीं चाहती थी और शादी करके अपना आने वाला सुनहरा कल गंवाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए पापा जब भी कोई रिश्ता लेकर आते मैं कोई न कोई कमी निकाल कर इनकार कर देती। एक दिन माँ पापा ने मेरी पसंद और नापसंद के बीच झूलते हुए दुखी मन से कहा, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। यही समाज का नियम है। तुम अपनी नहीं तो हमारी चिंता करो। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। पापा की जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ा और मैं विनम्रता से बोली कि जो आपको उचित लगे और मेरे विचारों के अनुकूल हो, आप उससे मेरा विवाह कर सकते हैं। जल्दी ही एक जगह बात पक्की हो गई। लड़का भारतीय सेना में डॉक्टर था। मुझे इस बात से संतोष था कि वह मेरे साथ नहीं रहेगा और मैं मनचाही नौकरी कर सकूंगी। शादी के दिन मैं बड़े अनमने मन से तैयार हो रही थी। मुझे चूड़ा और कलीरें पहनना, महंगे लहंगे के साथ ढेर सारे जेवर और कोहनी तक मेहंदी रचाना आदि आडंबर लगे। मैं सोचती रही कि जल्दी से किसी तरह यह निपटे तो इससे मुक्ति मिले। हर श्रृंगार पर मैं पूछती कि इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है। क्यों पति से मिलने की इतनी जल्दी है क्या? सहेलियों ने पूछा। कोई और अवसर होता तो मैं कभी का उन्हें भगा चुकी होती, पर यह सामाजिक व्यवस्था थी, उस पर माँ पापा की इच्छा का भी ख्याल था। जितनी देर होती रही मेरा धैर्य चुकता रहा। उसी समय बारात आ गई। मेरी सहेलियां बारात देखने चली गईं और मैं अकेली कमरे में बैठी थी। तभी मेरे पास वाले कमरे से पापा की आवाज आई, भाई साहब, हमसे जो बन पड़ा है हमने किया। कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। मैंने देखा, पापा हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। कार का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो पाया वरना उसी में बिठाकर बेटी को विदा करता। कार की तो कोई बात नहीं भाई साहब, बस अपनी बेटी के महंगे गहने शादी के फौरन बाद ही उतरवा दीजिए। इतना सुनना था कि मेरे तेवर चढ़ गए। क्या मैं इतनी कमजोर और अनपढ़ हूं कि पापा को इतना कुछ देना पड़ रहा है? मैंने वहीं पर तहलका मचा दिया कि इन दहेज के लालची लोगों के घर में नहीं जाऊंगी। चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। लड़के वालों को लोग अर्थपूर्ण नजरों से देखने लगे। पापा ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने की कोशिश की। बेटी, बात इतनी न बढ़ाओ कि संभालनी मुश्किल हो जाए। वे बोले, लड़की की शादी में समाज और बिरादरी के भी कुछ नियम है। तुम क्या जानो कि क्या कुछ करना पड़ता है। बेटी पैदा होते ही अपना पिंजरा साथ लेकर आती है। इसमें लड़के वालों की कोई गलती नहीं है। इतने में किसी ने पुलिस को खबर भेज दी। फिर क्या था, टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने जो सुना, देखा था, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। लड़के और उसके घर वाले तो सलाखों के पीछे पहुंच गए और मुझे रातों रात लोग पहचानने लगे। मैं इंटरव्यू पर इंटरव्यू देती रही और वे इसे छापते रहे।
उसके बाद तो कई सामाजिक संगठन और समाजसेवी संस्थाएं आकर मुझे मान सम्मान देने के लिए समय मांगती रहीं। कुछ दिनों में यह बात ठंडी हो गई। पापा ने थाने में कई चक्कर लगाकर उन्हें दहेज के आरोप से मुक्त करवा दिया, पर उन पर लांछन तो लग ही चुका था। पापा उस दिन के बाद अंतर्मुखी हो गए और माँ भी जरूरत भर की बातें ही करती। उस हादसे से पापा इतना टूट गए कि दुनिया से उन्होंने नाता ही तोड़ लिया। हाँ, मरने से पहले पापा बता गए थे कि लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज की मांग नहीं थी। कार देने का वादा तो मैंने ही किया था और गहने उतरवाने की बात पहले से ही तय थी। देर रात को मेरा इतना श्रृंगार करके होटल में जाना अनचाहे तूफान से बचने का उपाय था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं ऊंचाइयां छूती गई। पापा की मृत्यु के बाद तो माँ ने भी चुप्पी साध ली थी। मैं उनके दुख को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद मेरा कौन सहारा होगा। एक दिन माँ ने समझाते हुए कहा, संगीता जवान और खूबसूरत लड़की समाज की नज़रों में वैसे भी खटकती रहती है। औरत कितनी भी सबल क्यों न हो, उसे मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती ही है, जो उसे समाज की बुरी निगाहों से बचा कर रखता है। माँ, छोड़ो भी यह सब बातें। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मुझे किसी सहारे की तलाश नहीं है। बस समाज को समझाने और टक्कर लेने की हिम्मत होनी चाहिए। यह कहकर मैं वहां से उठ गई थी। माँ के कहे शब्द दिमाग में कौंधे तो मैं चौंक कर उठ बैठी। माँ पापा का जो रक्षा कवच मेरे चारों ओर था वह अब टूट चुका था। अपना झूठा दम्भ कहाँ दिखाती। घर के सभी काम जो सुनियोजित ढंग से चल रहे थे, अब मुझे ही संभालने थे। मुझे इन 4 दिनों में ही अपना अंधकार में भविष्य नजर आने लगा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।